नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज हम बचाएंगे आपका टैक्स, क्योंकि अब टैक्स बचाने का आखिरी मौका आ गया। जी हां, 31 मार्च वो तारीख होती है जो आपको एक आखिरी मौका लेकर आती है कि आप इस फाइनेंशियल ईयर में अपना जो भी टैक्स सेविंग कर सकते हैं वो कर लीजिए, नहीं तो फिर जो भी कुछ होगा वो पैसा टैक्स कट के ही आपको मिलता है। लेकिन 31 मार्च तक का वेट क्यों करना? क्योंकि आप हर साल ये खबरें सुनते हैं कि जो लोग उस दिन ट्राई करते हैं 31 मार्च 30 मार्च सर्वर हैंग होता है, सारा लोड उसी समय आता है। तो हम तो चाहते हैं कि भाई आप जल्द से जल्द अपना टैक्स रिटर्न फाइल कर दें, जो भी टैक्स सेविंग्स हो सकती हैं उसको कर दें और अपना टैक्स सेव करें और कोई प्रॉब्लम में भी आप ना जाएं। तो अगर लास्ट मिनट यानी अभी तक आप रुके हुए हैं तो आइए आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप क्या क्या कर सकते हैं और साथ में ये भी कि आप कैसे मैक्सिमम टैक्स सेविंग कर सकते हैं आपकी मौजूदा टैक्स के साथ और मौजूदा इन्वेस्टमेंट के साथ। और कुछ अगर एंड मोमेंट पे इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो इन्वेस्टमेंट क्या हो सकती है, इसके लिए हमने कुछ खास मेहमानों को भी आज बुलाया है। लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं कि अभी क्या आपको करना है। तो देखिए, आखिरी मौका है, 31 मार्च को ये वित्त वर्ष खत्म हो जाएगा और वही वो तारीख होती है जब आपको अपने टैक्स सेविंग और रिटर्न वहां पर फाइल करने होते हैं। वित्त वर्ष 2022-23 की टैक्स सेविंग है जिसकी हम बात कर रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है फाइनेंशियल ईयर, उसके बारे में भी बात करेंगे। टैक्स बचेगा तो अच्छा रिटर्न आपको उस पर मिलना चाहिए। ये भी एक लोगों के मन में होता है कि भाई मैं इन्वेस्ट तो कर दूं टैक्स बचाने के लिए, लेकिन क्या सिर्फ टैक्स बचेगा, कुछ मुझे पलट के भी मिलेगा। इधर सीनियर सिटीजन की सेविंग स्कीम, ये कुछ एक उदाहरण है जहां पर आपको 8% का ब्याज मिलता है। इसके अलावा आप सुकन्या समृद्धि जैसी स्कीम में भी डाल सकते हैं जहां पर 7.5% का या उससे थोड़ा ज्यादा ब्याज मिलता है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड है। तो ये वो सब चीजें हैं शायद जिनके बारे में आप फिर भी जानते होंगे, लेकिन हम अपने एक्सपर्ट से पूछेंगे कि क्या तौर तरीके हो सकते हैं, क्या वो स्पेशल ट्रिक्स हो सकती हैं जो आपको इस लास्ट मोमेंट में काम आएगी। तो चलिए, हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं टैक्स गुरु शरद कोहली, फाइनेंशियल एक्सपर्ट किशोर सुब्रमण्यम और इंडिया P2P.com की CEO नेहा जुनेजा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो शरद जी, वो वक्त आ गया है साल का जब लोगों को आपकी राय का, आपकी सलाह का इंतजार रहता है। तो पहले तो मैं यही पूछूं सबसे कि एंड मोमेंट पे जो हम टैक्स सेविंग के टिप्स देते हैं, इनमें क्या चीजें रहती हैं, किन चीजों को आपको देखना पड़ता है या किन चीजों को आपको समझना पड़ता है, क्या ध्यान में रखना पड़ता है और साल भर का कौन सा हिसाब किताब निकाल के रख लेना पड़ता है ये सब कुछ करने के पहले? जी हाँ विपिन, नमस्कार। वही ये 2-4 दिन बचे हैं और टैक्स की भाषा में अगर मैं बोलूं, इस साल के तो 2-4 दिन की जिंदगी है। इस फाइनेंशियल ईयर की अगर मैं बात करूं, बिल्कुल 3 कैटेगरीज में विपिन मैं इन एक्शंस को डालता हूं। पहली कैटेगरी है जो आप इन्वेस्ट करके टैक्स बचाते हैं, मतलब आप कुछ इन्वेस्ट करेंगे, अपनी जेब से निकालेंगे। उदाहरण के तौर पर जो फेमस 80C सेक्शन है, आप मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी 80D में ले रहे हैं, मतलब बेसिकली आप कुछ इन्वेस्ट कर पैसा बचाते हैं। दूसरी कैटेगरी होती है जहां आपको कुछ, जो आपने कुछ खर्च किया है उसमें आप कुछ एक्शंस लेते हैं और उन एक्शंस को आप अपने एम्प्लॉयर को बताते हैं। तो ये हो गई दूसरी कैटेगरी जहां आपने कुछ खर्च किया है और आप कुछ एक्शन लेके पैसा बचाना चाहते हैं। और तीसरा, जो कि बहुत कम लोग इस पे ध्यान देते हैं, वो है कि कुछ कंप्लायंस रिलेटेड आप स्टेप्स उठाते हैं। अब इन तीनों के तीनों स्टेप्स में विपिन टैक्स बचता है। एक में इन्वेस्ट करके बचता है, एक में खर्च करके बताने से बचता है और तीसरे में कुछ कंप्लायंस करने से बचता है। मतलब अगर वो कंप्लायंस नहीं करेंगे तो आप पे ऊपर टैक्स लग जाएगा, तो उसको भी मैं बचना ही मानता हूं। तो इन 3 कैटेगरीज में मैं मानता हूं। और यहां हम तो जानते हैं, भारत में मैं भी भारतवासी हूं, आप भी भारतवासी हैं, यहां पर थोड़ा सा हम लोग लास्ट मिनट की मेंटालिटी से हम लोग चलते हैं कि अभी क्या जरूरत है जल्दी करने की, टाइम आएगा कर लेंगे, आखिरी अभी तो समय है। तो वो 31 मार्च अब आ गई है, मुझे लग रहा है अब इससे आगे टालने की गुंजाइश नहीं है। बिल्कुल आपको कदम उठाने पड़ेंगे और अगर अब नहीं उठाएंगे तो फिर आपके हाथ से ये मौका निकल जाएगा। और अगर 31 मार्च निकल जाती है तो फिर आप 1 अप्रैल को भी कुछ स्टेप्स करना चाहेंगे तो उसका बेनिफिट फिर आपको अगले साल में मिलेगा। ये जो 22-23 जा रहा है ये फिर आपको नहीं मिलने वाला। और अगर मैं कुछ जल्दी से इन्वेस्टमेंट के स्टेप्स की बात करूं तो जो लोग, खासकर जो लोग ओल्ड रेजीम में हैं, जो लोग पुरानी रेजीम को जिन्होंने अभी भी सिलेक्ट किया हुआ है, उनके लिए ये इन्वेस्टमेंट के ज्यादा मौके हैं। आपने मान लीजिए अपनी रेंट रिसीट नहीं दी है एम्प्लॉयर को, आप उसको जमा करिए। आपने LTA का बेनिफिट लिया है, उसके कागजात आपने नहीं दिए हैं, डिक्लेयर नहीं किया है, उसको आप डिक्लेयर करिए। एक फॉर्म 12B भी होता है। आपने साल में अगर
नौकरी बदली है विपिन, तो उस पिछले एम्प्लॉयर की डिटेल्स भी आप कोशिश करिए फॉर्म 12B में अपने नए एम्प्लॉयर को देने की या उसको अपलोड करने की। तो ये स्टेप्स हो गए जहां पर आप सेविंग्स करके या पिछले एम्प्लॉयर की खबर दे के बता रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं विपिन जिनको एक आखिरी मौका दिया गया है फाइनेंशियल ईयर 19-20 को। अगर कोई गलती रह गई है आपसे, मान लीजिए आपने कुछ मिस कर दिया है, आपसे चूक हो गई है जाने में या अनजाने में, उसको भी ठीक करने का एक मौका मिला है। एक नया प्रोविजन आया है जिसको हम बोलते हैं अपडेटेड रिटर्न, सेक्शन उसका है 139(8)(a। इस सेक्शन के अंतर्गत आपसे जो भूल चूक हुई है, यानी कि जो इनकम डिस्क्लोज करने से रह गई है, उस पर आप 50% प्लस इंटरेस्ट देके वो रिटर्न फाइल कर सकते हैं। पहले ये सुविधा नहीं होती थी, तो इसके लिए भी 31 मार्च की डेडलाइन है, वो भी आप करेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे आगे आगे डिस्कशन चलेगा तो मैं और कुछ ऐसी जानकारी दूंगा जो कि 31 मार्च से पहले आप करेंगे तो आप 1 अप्रैल को वाकई में हैप्पी न्यू फाइनेंशियल ईयर दूसरे को विश कर पाएंगे। तो आपसे भी मैं वो सारी चीजें समझना चाहूंगा। तो चलिए, जो आपने कहा कि पहला एक इन्वेस्टमेंट करके, क्योंकि 2 और मेहमान हैं उनसे शुरुआत कर लेते हैं। तो सुब्रमण्यम किशोर जी यहाँ पर जो आमतौर पे कई लोग हैं जो साल भर कुछ करते नहीं, फिर एन वक्त पे देखते हैं कि चलिए अब थोड़ा पैसा मैं यहाँ डाल देता हूँ, थोड़ा पैसा वहाँ डाल देता हूँ, कुछ ATC में मैक्सिमम तो वहीं रहता है, कुछ लोगों के पास घर भी रहता है, तो वो उसके हिसाब से उनका जो ब्याज और प्रिंसिपल दोनों पे थोड़ी छूट ले लेते हैं, कुछ इंश्योरेंस वगैरह। लेकिन अगर हम ATC से ही शुरुआत करें तो क्या क्या आज मौके हैं, क्योंकि 1.5 लाख तक की लिमिट यहाँ आपके पास रहती है। या सेक्शन 80C में जो स्टैंडर्ड इक्विपमेंट्स हैं वो होते हैं लाइफ इंश्योरेंस, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, PF या सर्टेन फिक्स्ड डिपॉजिट जिसे हम बोलते हैं बैंक में, ये ऑप्शन सब है। मगर आपको 2-3 चीज इधर याद रखना पड़ेगा जो बहुत अहम है और बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप म्यूचुअल फंड में, फॉर एग्जांपल म्यूचुअल फंड में इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम में आप 1.5 लाख की छूट लेना चाहते हो और अभी बची 2 दिन है, तो आप उसमें पेमेंट चेक से नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर क्लियरेंस नहीं हुआ 31 मार्च के पहले तो आपको ये रिलीफ या सेक्शन 80C का 1.5 लाख का क्लेम नहीं मिलेगा, तो आपको ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा। दूसरी रही बात, अगर आप लाइफ इंश्योरेंस ले रहे हो, इस साल आपको याद रखना पड़ेगा कि अगला साल से, अगला फाइनेंशियल ईयर से लाइफ इंश्योरेंस की जो रूल्स है, जो बड़े प्रीमियम भर रहे हैं 5 लाख से ऊपर, उनके लिए एग्जेम्पशन चला गया है। तो ये आखिरी मौका है 31 मार्च के पहले, अगर आप बड़ा प्रीमियम पे करना सकते, जो भी हो, अगर लाइफ इंश्योरेंस भी आपको पेमेंट कर रहा है तो आपको रसीद जनरेट करना है 31 शाम के अंदर। ऐसे जो भी स्कीम कर रहे हैं आपको 31 के अंदर करना पड़ेगा। सेक्शन 80C मैक्सिमम लोगों को ये पता है कि उसका लिमिट क्या है, मगर ये मैं बताना चाहता हूं कि उसका लिमिट है 1.5 लाख। मगर आप अगर सैलरीड है तो आपके PF शायद एक कंपोनेंट उसमें कवर कर जाएगी और बाकी ही आप कर सकते हैं, क्योंकि इसे ना पता होने से क्या होता है कि अगर आपके सैलरी में 70 या 80 हजार का कवर हो गया, आपको बाकी जो 1.5 लाख से बैलेंस 70 या 80,000 का जो बाकी है उतना ही लेना पड़ेगा। मगर आपको ये और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है कि जब भी आप टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट, वो सेक्शन 80C हो, 80D हो, 80GG हो, आप भी जो यूज कर रहे हो, आप उसका ROI कैलकुलेट कीजिए। यदि एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट हो तो आप फाइनेंशियल कंसल्टेंट से कंसल्ट करें, या खुद जान ले कि ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कहां आपको ज्यादा मिलेगा और उसका लॉक इन कितना है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर आज एक इंश्योरेंस पॉलिसी, एक यूलिप या ट्रेडिशनल पॉलिसी, 5 से 10 साल आपके पैसे लॉक इन हो सकते हैं, जब बल्कि अगर आपने एक ELSS लिया, वो सिर्फ 3 साल के लिए लॉक इन होता है। तो आपको ये डिटेल्स और माइनर इंफॉर्मेशन जानना पड़ेगा बिफोर यू सेलेक्ट द राइट इंस्ट्रूमेंट। सही इंस्ट्रूमेंट सेलेक्ट करने के पहले आपको ये जानना पड़ेगा। और बहुत सेक्शन है, 80C तो खैर बात करें, 80DD है, 80D है, 80G है, बहुत सेक्शन है जहां आप टैक्स बचा सकते हैं। और आज जमाना है चैट GPT का, आप खोल के लगा दीजिए कि क्या क्या ऑप्शन है, सब आपको मिल जाए। जी हाँ, चैट GPT का नाम यहाँ पर भी आ गया, वो भी आपको बता सकता है। लेकिन नहीं, हम नेहा से पूछेंगे तो नेहा, एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी होती है कि लोग आजकल इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, लाइफ मेडिक्लेम की बात कर रहा हूँ, और बहुत सारे लोग वो रियलाइज़ ही नहीं करते कि भाई वो हेल्थ चेकअप वगैरह तो करा लेते हैं, लेकिन उनका वो हेल्थ चेकअप भी उन्हें टैक्स में छूट दिला सकता है। तो वो कहाँ मिलती है छूट, वो आप जरूर बताएं। जी विपिन, एक तो मुझे यहाँ बुलाने के लिए धन्यवाद।
मैं सबसे पहले एक कदम पीछे लेना चाहूंगी और ये कहना चाहूंगी कि हम बहुत रिटेल इन्वेस्टर्स का डेटा एनालाइज करते हैं। ये थोड़ी सोचने वाली बात है कि आप आखिरी मोमेंट पर ही क्यों हम टैक्स सेविंग या मेडिक्लेम या यूलिप या लाइफ इंश्योरेंस लेने के बारे में सोचते हैं। और इसमें जैसे सर ने पहले भी बोला, ये जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं, चाहे मेडिक्लेम हो, चाहे ELSS हो, चाहे PPF हो, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कई बार हमने देखा है कि सर्वेज की है जिसमें ये पता चला है कि लोगों को ये भी नहीं मालूम होता है कि ELSS की मैच्योरिटी 3 साल है, या PPF एक 15 साल की इन्वेस्टमेंट मानी जाती है, या NPS की मैच्योरिटी कितनी है, या फिर ये भी कि मेडिक्लेम पर भी आपको 25,000 रुपए तक की छूट मिल सकती है आपके टैक्स में, और अपने लिए स्पाउस के लिए और 25,000 और पेरेंट्स के लिए और 50,000 रुपए तक की आपको छूट मिल सकती है। पर इससे 2 चीजें होती हैं, एक तो क्या अवेयरनेस कम है अबाउट मेडिक्लेम, दूसरा ये भी है कि कई लोग गलत एक बिना सोच के भी पॉलिसीज या इंश्योरेंस खरीद लेते हैं जस्ट फॉर टैक्स सेविंग, केवल टैक्स सेविंग पर्पस के लिए, जो भी अवॉइड करना जरूरी है। बट इससे वही मैं वापस आना चाहूंगी कि आखिरी मोमेंट पर 31 मार्च से अगर आप 4-5 दिन पहले ये डिसीजन ले रहे हैं तो 1 अप्रैल को भी ये सोचिए कि ऐसा मेरे साथ पिछले साल क्यों हुआ, और थोड़ा सा एक स्मार्ट कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल प्लानिंग करिए 1 अप्रैल। ये बात तो है, अवेयरनेस वाली बात। कोई रिपोर्ट हम पढ़ रहे थे जब बजट में अनाउंस हुआ था कि 5 लाख से ऊपर की प्रीमियम को अब नहीं मिलेगी वो छूट, तो तभी वो डेटा पर्दे में आया था कि जो पॉलिसीज बिकती हैं इंश्योरेंस वाली, उनमें से 70 से 80% पॉलिसी तो इसी 1 महीने में बिकती है। यानी लोगों का दिमाग में, जहन में पर्पस ही वही रहता है, इंश्योरेंस पीछे रहता है, टैक्स सेविंग आगे रहती है। ठीक है शरद जी, तो हम आते हैं, तो एक तो हमने इन्वेस्टमेंट वाली बात की ETC के लिहाज से, आप इसमें और क्या फर्दर ऐड करेंगे, और ETC के अलावा हमारे पास और क्या स्कोप रहते हैं जो थोड़े छुपे हुए रहते हैं, हमें पता नहीं है? देखिए, पहले तो विपिन, आपकी इजाजत लेते हुए मैं हमारे जो को पैनलिस्ट हैं किशोर जी, उनको मैं उनकी तरफ से ये स्पष्ट, अपनी तरफ से स्पष्ट करना चाहूंगा कि कंज्यूमर अड्डा जैसा शो देखे, चैट GPT कभी भी कंज्यूमर अड्डा का मुकाबला नहीं कर पाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कभी इंटेलिजेंस का मुकाबला नहीं कर पाएगी। आपको चैट GPT पता नहीं क्या क्या बता दे और क्या क्या ना बताए, यहां पर आपको हम वही बताएंगे जो आपको एक्चुअली करना है। तो देखिए, 2-3 चीजें हैं जो लोग मिस कर जाते हैं विपिन, और ये इनडायरेक्टली टैक्स सेविंग से जुड़ी हुई है। एडवांस टैक्स, ये ऐसी चीज है, 15 मार्च हम सब जानते हैं आखिरी एडवांस टैक्स की इंस्टॉलमेंट की डेट थी। अब 15 मार्च और अब 15 मार्च तो जा चुकी है, पर अगर आप इसको 31 मार्च तक कर देते हैं तो आप एक सेक्शन 234B का जो आपके ऊपर पेनल इंटरेस्ट लगता है, आप उसको कम से कम आने वाले महीनों तक उसको बचा सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अभी हमने देखा कि डेट फंड्स पर एक टैक्स आर्बिट्राज को लेके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की कैटेगरी से उसको हटा दिया गया, पर 31 मार्च तक जो लोग भी डेट फंड के दीवाने हैं, जो लोग डेट फंड में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, उन लोगों के लिए यह आखिरी मौका है। अगर वो डेट फंड 31 मार्च से पहले इन्वेस्ट कर देते हैं तो वो जो 20% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का बेनिफिट है वो इसको ले पाएंगे, ये बहुत ही जरूरी बात है। और एक और बात जो मैं यहां जिक्र करना चाहूंगा विपिन, वो है पैन और आधार की फेमस लिंकिंग। मैं तो इसको पैन और आधार की शादी मानता हूं, जो होने में नहीं आ रही थी, फाइनली वो हो गई, और 31 मार्च को ये आपका इनऑपरेटिव हो जाना था पैन, पर अभी थोड़ी देर पहले मुझे मालूम पड़ा है कि इसकी तारीख को 30 जून तक अब बढ़ा दिया गया है, परंतु आपको 1,000 रुपए के फाइन देके आप अपने पैन और आधार को लिंक कर दीजिए। अगर आपका लिंक नहीं है तो आपको बहुत सारी इसके साथ समस्याएं आ सकती हैं, और मैं समस्याओं का इसलिए जिक्र कर रहा हूं क्योंकि ये इनडायरेक्टली आपका टैक्स बचाती है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो कहीं ना कोई पेनल्टी, कोई पेनल इंटरेस्ट लग गया तो टैक्स गवा दिया। हम उस टैक्स को बचाना भी टैक्स सेविंग ही मानते हैं। बिल्कुल, इंश्योरेंस की बात करी अभी मेरे पिछले पैनलिस्ट ने, जी हाँ, जो 5 लाख तक की इंश्योरेंस की जो अब सीलिंग लग गई है, तो 5 लाख तक का अगर आप प्रीमियम और 31 मार्च से पहले आप कर देते हैं तो आप वो जो सेक्शन 10(10)D के अंतर्गत जो आपको एग्जेम्पशन मिलती है मैच्योरिटी पर, वो आप ले पाएंगे। अगर ये 31 मार्च निकल गई तो ये मौका फिर कभी भी हाथ नहीं आएगा। ये डेट फंड वाला और इंश्योरेंस वाला ऐसा है कि अगले साल भी आपके हाथ नहीं आने वाला है। तो ये 2 कदम ऐसे हैं, अगर आप उठाना चाहते हैं तो इसको आपको फौरन उठा लेना चाहिए। एक और चीज जो मैं यहां पर जिक्र करना चाहूंगा, बहुत सारे लोग जो खासकर शेयर मार्केट से स्टॉक मार्केट तक जुड़े हुए हैं, मैं जानता हूं कि CNBC आवाज के बहुत सारे दर्शक शेयर मार्केट में बहुत एक्टिव हैं। इसको हम बोलते हैं टैक्स हार्वेस्टिंग, कि अगर आपके पास शेयर्स रखे हुए हैं, आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में जो 1 लाख रुपए का सेक्शन 112A में एग्जेम्पशन मिलता है, आप उसको बेच के अपना कैपिटल गेन बुक करके, और अगर आप इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं,
आप फौरन ही उसको खरीद लीजिए। कम से कम आपका 1 लाख रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की हार्वेस्टिंग हो जाती है। इसको हम टैक्स हार्वेस्टिंग कहते हैं। ये भी 31 मार्च तक विपिन हो सकती है। अगर 31 मार्च निकल गई तो फिर ये अगले साल का आपका 1 लाख ये वेस्ट हो जाएगा, अगले साल का 1 लाख चालू हो जाएगा। तो ये टैक्स हार्वेस्टिंग बहुत सारे स्टॉक मार्केट से जुड़े लोग करना भूल जाते हैं, तो इसको जरूर याद रखें। अगर आपके पास शेयर्स प्रॉफिट में है, हम तो यही विश करते हैं प्रॉफिट में होंगे, तो आप प्रॉफिट बुक करिए, 1 लाख का बेनिफिट लीजिए। और अगर आप इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं जरूर रहिए, हम ये नहीं कह रहे आप बेच के बाहर आ जाइए, आप तुरंत उसको दोबारा ले लीजिए। आपका टैक्स सीधा सीधा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स उन शेयर्स पर बच के दिखाई देगा। और विपिन, अगर आप मुझे इजाजत दें और अगर समय अभी है तो मैं 2 चीजें और जिक्र करना चाहूंगा जो बहुत सारे टैक्स पेयर्स गलती करते हैं और आयकर विभाग इसके लिए बार बार रिमाइंडर दे रहा है जी। एक है 26AS, मैं उसका बोलता हूं 26 आमना सामना, याद रखने के लिए आसान हो जाता है। AS आपका सारा TDS जो कि आपको दिखाई देता है 26AS में, उसको एक दफे 31 मार्च से पहले रिकंसाइल कर लीजिए। कहीं कोई ऐसी चीज तो नहीं जो छूट गई है, वरना बाद में आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और दूसरी चीज जो नई आई है स्टेटमेंट AIS, इसको मैं बोलता हूं आईना, इसे समझिए, क्योंकि आपकी साल भर की जो एसेट और इनकम प्रोफाइल है वो यहां पर दिखाई देती है। तो आयकर विभाग की तरफ से बार बार ये इत्तला दी जा रही है कि अगर आप इसको 31 मार्च से पहले आप किसी चीज से डिसएग्री करते हैं, कोई ऐसा ट्रांजैक्शन जो आपके AIS में दिखाई दे रहा है, आप उसको नहीं अग्री करते, आप उसको डिसएग्री कर दीजिए। अगर आपने नहीं किया तो बाद में फिर आपको रिकंसिलिएशन की वजह से बहुत भारी भरकम इस पर टैक्स देना पड़ता है। विपिन, तो ना केवल टैक्स सेविंग इन्वेस्ट करके है, बल्कि टैक्स सेविंग पेनल्टी को अपने ऊपर ना लगवा के, पेनल्टी से बच के, मैं समझता हूं उससे भी ज्यादा टैक्स सेविंग हो जाती है हमने जब इसका आकलन किया तो। नहीं, बहुत बढ़िया है आपका आमना सामना और आईना, और इस जरिए याद भी रहेगा हमारे दर्शकों को। और सही बात है, एक तो टैक्स सेविंग हो गई, उसके बारे में मोटी मोटी जानकारी रहती है, लेकिन ये वो पॉइंट है जहां पर हम पेनल्टी लेकर या फिर फंस कर अपनी टैक्स सेविंग को दूसरे हाथ से गंवा सकते हैं। तो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बताया। एक छोटा ब्रेक यहाँ पर ले लेते हैं, ब्रेक के बाद ऐसे कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट, क्योंकि ये लास्ट मौका है, आखिरी मौका है। अगर ये छूटा तो फिर आपको या तो पेनल्टी लगनी है या फिर आपका टैक्स कटना है बड़ा भारी भरकम, क्या और चीजें हो सकती है। और फिर कुछ लोगों का यह भी सवाल होता है कि भाई टैक्स के लिए बचाने के लिए इन्वेस्ट तो कर रहे हैं, लेकिन क्या कुछ रिटर्न भी मिलेगा, तो क्या कुछ वो इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं। छोटा सा ब्रेक, बातचीत जारी रहेगी। तो कंज्यूमर अड्डा में आज हम आपकी करा रहे हैं लास्ट मिनट टैक्स प्लानिंग। टैक्स बचाने का आखिरी मौका 31 मार्च अब पास है, तो आपके लिए रिटर्न फाइल करना जरूरी है और उससे पहले टैक्स सेविंग का यह आखिरी मौका रहता है। तो अब क्विकली कुछ और सवाल ले लेते हैं। तो किशोर जी, बहुत सारे लोगों का यह प्रश्न रहता है कि भाई हम सेविंग के लिए तो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन ऐसे इन्वेस्टमेंट सजेस्ट कीजिए जिसमें थोड़े अच्छे रिटर्न्स भी हों। पहले तो मैं शरद जी से एक बात बोलना चाहता हूं, जिन्होंने चैट जीपीटी के बारे में बोला था। मैं आपको 2 इंसिडेंट बता देता हूं जो बहुत समय चला जाएगा। वो मजाक की बात थी, आपने भी मजाक में कहा, उन्होंने भी मजाक में ही जवाब दिया, लेकिन क्योंकि फिर समय बहुत कम है मेरे पास। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट की आप बात कर रहे हैं, तो आज जो इक्विटी बेस्ड इन्वेस्टमेंट है, वो आइदर ELSS हो या यूलिप हो, आपको वहां 12 से 14 या 15% की रिटर्न मिल जाएगी। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर आपको रिटर्न के बारे में बात करना है तो आपको 2 पॉइंट याद रखना है। आपका रिटर्न इन्फ्लेशन से ज्यादा होना पड़ेगा, और इस देश में, भारत में, करीबन लास्ट 2 डेकेड्स के अगर आप एवरेज लोगे तो इन्फ्लेशन आपके करीबन 6 से 7.5-8% के बीच में रहा है। तो अगर आपको पॉजिटिव नेट ऑफ इन्फ्लेशन रिटर्न चाहिए तो आपको इक्विटी बेस्ड रिटर्न लेना पड़ेगा। और उसमें से मेरे हिसाब से एज अ फाइनेंशियल कंसल्टेंट मैं ये बताऊंगा कि ELSS आपके लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। अगर आपने FD लिया या लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट लिया या और कोई भी प्रोडक्ट लिया, तो आपको 5.5% से के बीच में से करीबन 7.5-8% के बीच में आपको रिटर्न मिलेगी। और अगर आपको टैक्स सेविंग में ऑप्शन बेस्ट लेना है, तो आइदर आप ELSS ले, और अगर लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स में ले आप यूलिप ले। और यूलिप में भी आपको याद रखना है कि लॉक इन पीरियड जो है वो मिनिमम 5 इयर्स का है, और उसकी पूरी फायदा है, पूरी रिटर्न आपको अगर अच्छी तरह से मिलनी है तो मिनिमम 10 to 15 इयर्स लेना है। तो ELSS मेरे हिसाब से आपको पोस्ट इन्फ्लेशन 5 दशमलव से करीबन 8 से 9
पोस्ट इन्फ्लेशन रिटर्न आपको देगी। वो इंडिया में अभी तक जो अवेलेबल ऑप्शन ठीक है, नंबर। तो ये है इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम ELSS की बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग थोड़ा सा मैं कहूँ ट्रेडिशनल जाना या सिक्योर अपने आप को जाना चाहते हैं यहाँ, तो वो PPF, NSC, सुकन्या समृद्धि आज भी इसी तरह की स्कीम्स में इन्वेस्ट करते हैं। वहाँ रिटर्न जरूर थोड़ा कम रहता है, लेकिन अब लोगों का अपना भरोसा है, तो क्या उनमें भी इन्वेस्ट किया जा सकता है? नेहा। हाँ जी विपिन, सॉरी माफी चाहती जी, हूँ। मैं कह रहा था कि कुछ कन्वेंशनल स्कीम्स हैं अब जो हमेशा चलती आई हैं, PPF हो गया, सुकन्या समृद्धि हो गई, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम हो गई, NSC हो गया, थोड़ा रिटर्न कम होता है। अभी ELSS की बात हो रही थी, यहाँ रिटर्न कम है, लेकिन बहुत सारे लोग आज भी उधर का रुख करते हैं। जी विपिन, बिल्कुल सही। बहुत हमने भी देखा है कि बहुत यंग लोग भी और कुछ बड़ी उम्र के लोग भी PPF या NPS में पैसा डालते हैं साल के एंड में। ये समझना जरूरी है कि ये जितनी भी स्कीम्स हैं, चाहे PPF हो या जो भी आपकी टैक्स सेविंग स्कीम्स हैं, जैसे किशोर जी ने भी बोला, इनका लॉक इन समझना बहुत जरूरी है। अगर आप PPF में पैसा डाल रहे हैं, आप मान के चल सकते हैं अभी 7.1% उसके आसपास रिटर्न मिल रहा है। हर क्वार्टर ये रिटर्न बदलती है, पर अच्छी ठीक ठाक रिटर्न ही आपको यहाँ पर मिल जाती है। एक ये समझना जरूरी है कि ये बहुत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं। आप आज PPF में पैसा डाल करके लिक्विड नहीं है कि आप 2 साल पहले उसको 2 साल बाद उसको निकालने की कोशिश करें। तो ये इन्वेस्टमेंट आप जब भी कर रहे हैं, सोच के करिए कि ये आपकी रिटायरमेंट या 15 साल बाद आपको ये पैसा रिटर्न के साथ वापस आएगा, और उसी माइंडसेट से इन्वेस्टमेंट करें। बट ये बहुत सिंपल, मैं ये भी कहूंगी कि NPS और PPF एक बहुत ही सिंपल इन्वेस्टमेंट है। आपको ज्यादा सोचना नहीं है। अगर आप म्यूचुअल फंड लेना चाहते हैं, आप ELSS लेना चाहते हैं, इतनी सारी स्कीम्स हैं कि आप उसको डिलिजेंस करके सोच समझ के ही लीजिए। लेकिन PPF, NPS में भी कुछ वेरिएशंस हैं, Tier 1 है, Tier 2 है, कितनी आप इक्विटी में एलोकेशन करते हैं, वहाँ फर्क है। लेकिन फिर भी समझने में ये बहुत आसान है। तो अगर आपके पास समय कम है जैसे अभी है, तो इनके बारे में जी, समय तो कम ही है, इनफैक्ट समाप्त हो गया है। लेकिन जाने से पहले शरद जी, आपके 30 सेकंड्स ही अब मैं ले सकता हूं, गोल्डन टिप्स जो आप लास्ट टिप्स देना चाहते हो कंज्यूमर हमारे सारे दर्शकों को। जी हाँ, फाइनेंशियल ईयर का समय भी कम है और सबसे बड़ी बात शो का समय कम है। तो मैं आखिरी बात ये बोलूंगा, अगर आपके 1.5 लाख रुपए में कुछ बचा हुआ है, बहुत सारे लोग इस 80C की एग्जेम्पशन को वेस्ट कर देते हैं। ओल्ड रेजिम में आप रहे हैं तो आप फायदा उठाइए, उसको छोड़िए मत। अगर आप PPF में, अभी उदाहरण दे रही थी नेहा, 30% अगर आप टैक्स स्लैब में है और 7.1 उस पर रिटर्न है, तो आप सोचिए आपका 37.1% आपका इफेक्टिव रिटर्न कम से कम फर्स्ट ईयर में हो जाता है। तो उसको जाया मत जाने दीजिए, उसको वेस्ट मत जाने दीजिए। जरूर अपना कोई खर्चा पोस्टपोन करके घूमने फिरने का खर्चा रोक लीजिए। आप कम से कम टैक्स बचाने पे स्टेप मेरे हिसाब से विपिन छोड़ना नहीं चाहिए। ये मौका बहुत महंगा पड़ता है और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इसकी बहुत ज्यादा आती है। जी बिल्कुल, तो चलिए ये भी एक गोल्डन टिप। तो आई होप कि सारी बातें यहां पर हो गई। कोशिश ये थी कि कुछ ऑप्शंस आपको दें और अवेयरनेस ज्यादा। और आखिरी दिन का 31 मार्च का इंतजार बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि जैसा हमने कहा उस दिन फिर दिक्कत होती है, सर्वर हैंग होता है और तमाम चीजें। अभी जो वक्त है और हमारे एक्सपर्ट्स ने आपको जो सलाह दे रही है, तुरंत उसका फायदा उठाइए, अपना रिटर्न प्रिपेयर कीजिए। इन्वेस्टमेंट नहीं की है तो कर दीजिए, अच्छे इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर आपको बताए हैं और टैक्स बचाने के लिए। और साथ में जो शरद जी ने शुरू में बताया कि बहुत सारा ऐसे जहां पर पेनल्टीज लगने की दिक्कत है, कंप्लायंसेस पूरे नहीं है, उन बातों का भी ध्यान रखिए। और बहुत सारे दर्शक हमारे हैं जो स्टॉक मार्केट में CNBC आवाज के दर्शक जाते हैं, तो उनके लिए भी खास टिप्स उन्होंने दिए कि कैसे अपने टैक्स सेविंग को पुख्ता कर सकते हैं ताकि आगे कोई दिक्कत ना हो। बहुत शुक्रिया आप तीनों ही मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और ये लास्ट मिनट टिप्स हमारे दर्शकों को देने के लिए। नमस्कार।